रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन। एपिसोड 21। तुम क्या मुझे बर्बाद होते देखना चाहती हो? अरिजीत थोड़े गुस्से में बोला। एक्टिंग और सिंगिंग उसका पैशन और प्रोफेशन दोनों था। अब वो नियति की बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऊपर से नियति ने एक बार भी क्लियर नहीं किया कि वो और प्रखर एक दूसरे को पसंद करते हैं, वरना रूही को ये गलतफहमी ही नहीं होती, इसलिए भी वो थोड़ा नाराज था। अब आगे अरिजीत की बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, बर्बाद? मैं तो तुम सबको मरते हुए देखना चाहती हूँ, तो क्या तुम सब मरोगे मेरे लिए? नियति, क्या तुम सच में मुझसे और घर वालों से इतना नफरत करती हो जो तुम हर वक्त हम सबके मरने की बात करती हो? रूही गुस्से को दबाकर रोते हुए बोली। क्या तुम्हें कोई डाउट है कि मैं तुम सबसे कितनी नफरत करती हूँ? मैं तो पता नहीं ये बात कितनी बार कह चुकी हूँ, इसमें सवाल कैसा? नियति की आंखों में कुछ यादें घूम गई, जहां सिर्फ रूही की रोने की वजह से अरिजीत और सीखा जी नियति को थापड़ मार रहे थे, और विपुल जी और अमृत भी उसे भूखे और अंधेरे कमरे में रहने की सजा दे रहे थे। और ये नियति की बचपन की नहीं, बल्कि नियति की हॉस्टल से वापस आने के बाद हुआ था। नियति की जिंदगी बचपन से भी ज्यादा नर्क बना दिया था इन लोगों ने। इस बार वो भले ही आ गई थी, इसलिए सब कुछ थोड़ा जल्दी हो रहा था, और कुछ चीजें भी बदल गई थी। जैसे विश्वनाथ जी की मौत नहीं हुई, जिस वजह से नियति इस घर में पिछली जिंदगी से जल्दी वापस आ गई थी, और प्रखर का रिश्ता भी रूही के लिए 7 महीने बाद आया था। फिर भी वो यादें नियति की जेहन से नहीं जा रही थी, जहां उसे खुद का काम भी खुद ही करती थी, और जब प्रखर का रिश्ता आया तब तो और भी बदतर हो गया। सब उसे अपनी ही बहन की होने वाले पति पर नजर डालने वाली बोलने लगे। रूही ने ये न्यूज भी वायरल करवा दिया था। कई बार उसने ऐसा किया था, पर 15 मिनट में ही वो न्यूज हट जाता था। नियति की नफरत और बढ़ गई, वो भी इन लोगों की जिंदगी को नर्क बना देगी। इन लोगों ने नियति को नहीं मारा था, पर उसकी जिंदगी को जरूर नर्क बना दिया था। वो भी उनके साथ ऐसा ही करेगी। अगर इन लोगों ने नियति को मारा होता तब तो वो अब तक इन्हें मार चुकी होती। दूसरा, उसके दादा दादी चाहे वो इनसे कितनी ही नफरत क्यों ना करे, वो अपने बेटे पोते पोती को अपने ही आंखों के सामने मरते नहीं देख सकते हैं। मिस्टर अरिजीत शेखावत, में आपकी बहन की गलतफहमी को दूर क्यों करती? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था आपकी बहन को हवा में उड़ते देखना, फिर एक ही सेकंड में जमीन पर गिरना। मिस रूही शेखावत, तुम्हें पता है ना, दूसरों के पति पर नजर नहीं डालते, इसलिए मेरे होने वाले पति के ख्याल भी आपने दिमाग से निकाल दो, वरना मुझसे पहले मिस्टर रायजादा तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। नियति की बात सुनकर रूही को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग महसूस हो रहा था, पर वो नाटक करते हुए रोने लगी। वो ऐसे बिलक बिलक कर रो रही थी कि उसे देखकर इस वक्त किसी को भी उस पर दया आ जाता। वो मन ही मन बोली, नहीं नियति, मैं इतनी आसानी से तुम्हें प्रखर से शादी नहीं करने दूंगी। वो नियति के सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, नियति मुझे माफ कर दो, पर मैं सच में प्रखर को आसानी से नहीं भूल सकती। जिंदगी में मैंने पहली बार किसी लड़के को पसंद किया था। मुझे पहले से ही लगता था कि रायजादा फैमिली मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है, इसलिए मेरी फीलिंग्स प्रखर के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। क्या तुम मेरे बारे में एक बार सोच सकती हो, जब मैं इतनी खुश थी, पर मेरे सामने ही मिस्टर रायजादा ने कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं। मैं कैसे इतनी जल्दी उन्हें अपने दिलो दिमाग से निकाल सकती हूँ? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं उन्हें भूल जाऊंगी। नियति, मैं कभी भी तुमसे तुम्हारे फ्योसी को छीनने की कोशिश नहीं करूंगी। वो चाहती थी उसे रोते देखकर उसके मोम डैड और भाई नियति को मनाए कि वो रूही को प्रखर से शादी करने दे, और नियति खुद ही इस शादी से पीछे हट जाए। तब तो रायजादा फैमिली भी कुछ नहीं कर सकती थी, वो मजबूरी में उसकी शादी प्रखर से करवा देंगे। पर वो भूल गई थी कि नियति घरवालों में से किसी की भी बात नहीं मानती है। सीखा जी ने जल्दी से रूही को नीचे से उठा लिया, तो रूही उनकी हैक लग कर फूट फूट कर रोने लगी। सीखा जी रूही को रोते हुए नहीं देख पा रही थी। आखिरकार रूही को उन्होंने बहुत प्यार से अपनी दिल से लगाकर बड़ा किया था। भले ही अब वो रूही को इतना प्यार नहीं कर पा रही थी ताकि नियति को बुरा ना लगे, पर वो रूही को इस हालत में भी नहीं देख पा रही थी। नियति ने डेविल स्माइल के साथ रूही को देखा और बोली, तो मिस रूही शेखावत, आप मेरे होने वाले पति के लिए अपने मन में फीलिंग्स रखती हो और पसंद करती हो, भूल नहीं पा रही हो। वैसे अगर ये रिश्ता सच में तुम्हारे लिए होता
और मुझे प्रखर पसंद आ जाता तो क्या मैं उसके लिए फीलिंग्स रख सकती थी? क्या तुम्हारे सो कॉल्ड मोम डैड भाई मुझे बहन की पति छीनने वाली नहीं कहते? मैं भी बस वही कह रही हूँ, तुम आपने ही बहन की होने वाले पति पर कैसे नजर डाल सकती हो? ऐसा तो बाजारों लड़कियां करती हैं ना, इसका मतलब तुम भी एक बाजारों लड़की हो। नियति वही बात कह रही थी जो पिछली जिंदगी में रूही ने कहा था। उसने भी तो नियति को यही कहा था और आपने दोस्तों से कहकर इसी नाम से नियति को बुलाती थी। उसकी बात सुनकर रूही ने हैरानी और गुस्से से उसे देखा। वो और गुस्से को संभाल नहीं पाए और नियति पर हाथ उठा दिया। सीखा जी, विपुल जी, अमृत और अर्जित भी नियति की बात सुनकर गुस्से में आ गए थे। पहले भी नियति ने रूही की गलत ड्रेस देते वक्त उसे धंधे वाली कहा था और आज छोटी सी बात के लिए उसे बाजारू कह रही थी। भले ही वो नियति को लेकर गिल्ट फील कर रहे थे, उन्हें बुरा लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, पर नियति का रूही के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज करना भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रूही की थापड़ नियति को लगता उससे पहले नियति ने उसकी हाथ को पकड़ लिया और झटक कर रूही की गाल पर 2 थापड़ जड़ दिया। इम्पैक्ट इतना था कि रूही पीछे जाकर विपुल जी से टकरा गई। विपुल जी ने रूही को संभाल लिया, वरना रूही नीचे गिर जाती। नियति गुस्से से रूही को घूर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम इनडायरेक्टली ये नहीं कह रही थी कि मैं मिस्टर रायजादा को छोड़ दूं ताकि तुम उनसे शादी कर सको? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूं तुम्हारे इस घटिया फैमिली की तरह? तुम चाहती हो तुम्हारा ये रोना धोना एक्टिंग देखकर देसी तुम्हारी ये फैमिली तुम्हारी मोम दूसरों से खिलौने छीनकर तुम्हें दे देती थी, वैसे ही दूसरों की पति को भी छीनकर तुम्हें दे दे, क्योंकि तुम्हें वो पसंद है ना? पर मिस रूही शेखावत, तुम्हें क्या लगता है मैं वही नियति हूँ जिससे तुम्हारी ये सौतेली मोम, तुम्हारा ये घटिया बाद और दोनों नाकारा भाई उलझ सकते हैं? बचपन की चीजों की तरह मेरे होने वाले पति को भी छीन सकते हैं। नियति, अब तुम ज्यादा बोल रही हो, रुक जाओ। सीखा जी और विपुल जी एक साथ बोले। उन्होंने जो नियति के साथ बचपन में किया था वो इस वक्त सुन नहीं पा रहे थे। नियति की होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो हंसते हुए बोली, आज देखो तो उनकी मनहूस कचरा बेटी को 2 थापड़ क्या पड़ा? मिस्टर शेखावत और मिसेस शेखावत को दर्द होने लगा है। इतना कहकर नियति की आंखें ठंडी हो गई और वो कोल्ड टोन में बोली, अगर आपकी बेटी ने अगली बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसके हाथ को काटकर गेट के बाहर मेहमानों की स्वागत करने के लिए लगा दूंगी। और मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, खास करके मिसेस सीखा शेखावत। जरूर आप चाहती होगी कि मैं अपनी जगह रूही को दे दूं, है ना? जैसे बचपन में किया करती थी। मेरी हर चीज पर आप अपनी सौतेली बेटी का हक समझती थी। उसकी बात सुनकर सीखा जी का सिर शर्म से नीचे हो गया। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली थी नियति। सीखा जी अपनी आंखों में आंसू लिए धीरे से बोली। नियति उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, अभी नहीं तो क्या हुआ? जब आपकी घटिया बेटी कहती थी कि उसे मेरी चीजें पसंद है, आप उसे मेरी हर चीज दे देती थी। आपकी नियत पर किसे भरोसा है मिसेस सीखा शेखावत? तुम जैसी घटिया और मतलबी औरत कुछ भी कर सकती है। रूही डर के अमृत और नेहा के पास खड़ी हो गई। वो कैसे भूल गई कि नियति के पास तो माफिया क्वीन, द क्वीन ऑफ डेथ की सपोर्ट है। नियति ने रूही को डरते हुए पीछे खड़ी देखा तो मन ही मन हंसने लगी। विपुल जी जो कुछ बोलने वाले थे कुछ नहीं बोले। नियति वहां से ऊपर चली गई। दादी माँ रूही को देखकर गुस्से से बोली, तुम हर बार नाटक करके मेरी बच्ची की खुशियां छीनने की कोशिश करती हो। क्या तुम्हारा मन नहीं भरता है नाटक करके? मेरी बच्ची कितनी मुश्किल से तो राजी होकर यहाँ रह रही है। तुम क्या चाहती हो वो ये घर छोड़कर चली जाए? नहीं दादी माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने बस इतना ही कहा कि मैं सच में प्रखर जी को पसंद करती हूँ। मैं उन्हें जल्दी नहीं भूल सकती। मुझे नहीं पता था नियति इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगी कि मुझे बाजारों कहेगी, जिस वजह से गुस्से में मैंने उस पर हाथ उठा दिया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। रूही रोने लगी। मुझे भरोसा है तुम पर प्रिंसेस, तुम तो बस उसे ये कह रही थी तुम प्रखर को थोड़े टाइम में भूल जाओगी। किसे पता था कि वो उस बात का ये मतलब निकाल लेगी। वैसे भी तुम्हें भी तो बस गलतफहमी हुई थी। नियति को ये क्लियर कर देना चाहिए था। अर्जित रूही के पास आकर उसे हग करके बोला। नियति के लिए जो उसके मन में गिल्ट था और अफसोस सब रूही के आंसू के आगे गायब हो गया था। हाँ रूही, अर्जित भाई ठीक कह रहे हैं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है।
ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है, नेहा भी उसके हाथ को पकड़कर बोली। रूही मन ही मन बोली, मैं फिर से अपनी मोम डैड और भाई को अपनी तरफ कर लूंगी, और मेरे लिए यही सही मौका है सब कुछ फिर से हासिल करने का। मैं नियति को फिर से मोम डैड और भाई के सामने गलत साबित कर दूंगी, ताकि ये सब फिर से नियति की तरफ ना झुक सके। ये मेरी फैमिली है, मोम डैड भाई सब मेरे हैं। नियति तुम बस एक अनइनवाइटेड लड़की हो जो हमारी हैप्पी फैमिली में घुस आई थी। हमारी फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आदित्य हंसते हुए जय से बोला, चलो यार, इसकी ड्रामा देखकर सिर दर्द करने लगा है। आदित्य, आकाश और जय वहां से चले गए। दादाजी और दादी माँ ने गुस्से से रूही को देखा और वो भी चले गए। ब्रिजेश जी विपुल जी को देखकर बोले, विपुल बेटा तुम अभी भी इंसान के पहचानने में बहुत पीछे हो। वो विपुल को समझाना चाहते थे पर कौशल्या जी उन्हें रोकते हुए बोली, आपको इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी आंखों में तो हमेशा से रूही की प्यार की पट्टी बंधी है। अपनी छोटी बेटी तो इन दोनों को कभी दिखाई नहीं देती थी। ब्रिजेश जी और कौशल्या जी के जाने के बाद विपुल जी ने रूही को देखा। उसकी दोनों गाल लाल होकर सूज गया था। रूही, आज से तुम नियति से प्रखर के बारे में कोई बात नहीं करोगी। वो नियति की होने वाला पति है, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। ठीक है डैड, मैं समझ गई, मैं कोशिश करूंगी। रूही नीचे सिर करके सुबकने का नाटक करते हुए बोली, पर गुस्से में उसकी आंखें लाल थीं। सीखा जी कुछ नहीं बोली, वो वहां से रोते हुए चली गई। हर दिन उसे न्याय कुछ ना कुछ सुना रही थी, उनकी पास्ट की गलतियों को गिना रही थी, जो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। विपुल जी भी वहां से चले गए। अमृत ने रूही की सिर पर हाथ फेरा और वहां से चला गया। वो कुछ नहीं कर सकता था रूही के लिए। प्रखर और नियति दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अगर दोनों में से कोई एक दूसरे को पसंद ना करता तो शायद रूही के लिए कोई होप बचती। रूही, चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारी मूड भी फ्रेश हो जाएगा। हम शॉपिंग भी कर लेंगे, कुछ दिन से हमने शॉपिंग भी नहीं किया है। अर्जित भी राजी हो गया तो रूही ने भी हाँ कर दिया। भले ही अभी अर्जित के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, पर अभी भी उसका काफी फैन फॉलोइंग था। अर्जित के साथ वो कहीं भी जाए उसे अटेंशन मिलता था, जिसे रूही बहुत एंजॉय करती थी। जब लोग कहते थे कि वो अर्जित की प्रिंसेस है, उसे बहुत खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलता था। रूही ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी रूम में तैयार होने ले लिए चली गई। मिरर में उसने अपनी गाल को देखा जो बुरी तरह से सूजकर लाल हो गया था। वो बाद में नियति को देख लेगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे बेइज्जत करने की, और इस थापड़ का बदला तो वो इस नियति से जरूर ही लेकर रहेगी। रूही ने गुस्से से अपने दोनों गालों पर फाउंडेशन अप्लाई किया और अच्छे से मेकअप करके उस थापड़ की निशान को छुपा दिया और नीचे जाकर अर्जित और नेहा के साथ शॉपिंग करने के लिए चली गई। वहीं विपुल जी की रूम में सीखा जी और विपुल जी दोनों बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। सीखा जी की आंखों में आंसू था। कुछ पल बाद वो विपुल जी की तरफ देखकर बोली, क्या हमने कुछ ज्यादा कर दिया नियति के साथ? उसकी नफरत इतनी बढ़ गई। मैं तो बस रूही को प्यार करना चाहती थी। रूही मेरी पहली बच्ची थी जिसने मुझे मोम बुलाया था, उसके बाद ही अमृत और अर्जित ने मुझे मोम कहा था। रूही से मुझे महसूस हुआ था कि मैं अब एक माँ हूँ। रूही, अमृत और अर्जित ने मुझे माँ होने का एहसास कराया, पर लगता है मैं अपनी ही बेटी की माँ नहीं बन पाई। जो मैंने उसके साथ इतना गलत कर दिया, और सच कहूँ तो मैं आज भी गलत करने जा रही थी। मैं रूही को रोता नहीं देख पा रही थी। मैं सच में नियति को कहने वाली थी कि वो रूही की फीलिंग्स के बारे में सोचे, पर अब मुझे पता है ये सब कहना बेकार है। विपुल जी ने उन्हें थोड़े गुस्से से देखा और बोले, ऐसी बातें कभी भी नियति से मत कहना सीखा जी, वरना नियति की गुस्से से शायद मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। मुझे बस नियति पर थोड़ा गुस्सा इसलिए आया क्योंकि नियति ने रूही को गलत शब्द कहा, पर नियति की खुशियों को छीनकर आप रूही को किसी देने के बारे में सोचिए भी मत। वो ऑलरेडी हमसे इतनी नफरत करती है, आप क्या चाहती हो वो हम सब से और नफरत करे? रूही कोई छोटी बच्ची नहीं है, आपको उसे संभालने या उसकी फीलिंग्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे खुद की फीलिंग्स को खुद ही संभालने दीजिए। अब वो 20 साल की हो गई, उसे अब सब कुछ खुद सीखना चाहिए। जिंदगी भर तो वो यहाँ रहने वाली नहीं है ना, उसे भी अपनी फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। नियति मेरी बच्ची, हमने उसके साथ कितना अन्याय किया है, पर आज वो इतनी पावरफुल और बड़ी बिजनेस वूमेन बन चुकी है। उसकी हर एक आइडेंटिटी टॉप में है।
क्या आपने सोचा है उसने कितनी तकलीफ से ये हासिल किया होगा? अब जब सालों बाद उसे खुशियां मिल रही है, आप कैसे उससे उसकी खुशियों को छीनने के बारे में सोच सकती हो? हमने बचपन से ही उसकी खुशियां छीन लिया, बचपन से उसकी बचपने को छीन लिया। क्यों सिर्फ रूही की खुशी के लिए? हम ये भूल गए कि नियति हमारी ही बेटी है, हम दोनों का खून, और आज देखो वो कितनी हार्टलेस बन चुकी है। जो बेटी बचपन में मोम डैड कहकर हमारे पीछे भागती थी और आपने दोनों भाई से इतना प्यार करती थी, उन्हें भाई भाई कहकर उनके गोद में चढ़ जाती थी, तब हम में से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। आज वो हम सबसे नफरत करती है। उसे और ज्यादा नफरत करने की वजह मार दो सीखा। अब नियति के साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी तुमसे और नफरत करेगी। आपने फैमिली की बात सुनकर सीखा जी को अपने माँ पापा की बात याद आ गई कि उस जैसी उनकी कोई बेटी नहीं है। सीखा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने डे से नियति को खुद से दूर कर दिया था। वैसे ही उनकी फैमिली ने भी उन्हें बेटी मानने से ही इनकार कर दिया था। चलो माँ और स्टाफ को सगाई की तैयारी के लिए हेल्प करते हैं। रायजादा फैमिली के अनाउंस करने से पहले अभी वो बस नियति की बर्थडे के लिए तैयारी करेंगे। वैसे भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि शेखावत फैमिली की 2 बेटियां हैं, बस कुछ लोगों को छोड़कर जो उनकी एनिवर्सरी पार्टी में आए थे। आज ये सच दुनिया के सामने वो खुद दिखाना चाहते थे। सीखा जी ने हाँ में सिर हिला दिया और रूम से बाहर चली गई। वहीं उनके जाने के बाद अमृत साइड से बाहर आया। वो यहाँ उनके साथ नियति और प्रखर की सगाई के बारे में ही बात करने के लिए आया था। वो नियति से बात करना चाहता था, नियति क्या सच में खुश है ये जानने के लिए। पर अपनी मोम डैड की बात सुनकर वो वहीं गेट के पास ही खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। सच ही तो कहा था उसके डैड ने। बचपन में नियति अर्जित से ज्यादा उसके पास भाग कर आती थी। जब भी वो स्कूल से वापस आता नियति उसके पास भाग कर जाती और एक प्यारी बहन की तरह उसके हाथ से स्कूल बैग ले लेती थी। जबकि वो उसे उठा नहीं पाती थी, फिर भी घसीट कर सोफे पर रख देती थी और प्यार से पूछती थी, भाई आप थक गए हैं, आप बैठिए, नियति आप लिए पानी लाएगी। तब उसकी तोतली आवाज सुनकर अमृत को बहुत हंसी आती थी, पर वो कुछ नहीं बोलता था। नियति भागकर जाकर ग्लास में पानी डालकर उसके लिए लेकर आती थी, पर जब तक वो उसके पास पहुंचती थी तब तक तो आधा पानी ही गिर चुका होता था। ये सब सोचकर अमृत की आंखों से और भी तेजी से आंसू बहने लगा। उस वक्त चाहे मोम डैड कोई उसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे और ना ही केयर करते थे, फिर भी नियति सबकी केयर करती थी। और उन्होंने क्या किया, हमेशा उसे सजा दी, कभी मारना कभी डांटना, तो कभी भूखे रहने की सजा देकर अंधेरे रूम में बंद कर देना। किसी को अगर हद से ज्यादा दर्द न हो तो उसके दिल में इतनी नफरत नहीं आएगी। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किया और वहां से चला गया। अब वो नियति की खुशियों के आगे नहीं आने वाला था। वहीं दूसरी तरफ प्रखर की फैमिली में सब रायजादा मेंशन पहुंच गए थे और अभी तो पूरे घर में खुशियों का माहौल था। अंकिता जी और सुप्रिया की दादी माँ तीनों सगाई की और नियति की जन्मदिन के लिए गिफ्ट देख रहे थे। उनकी बहू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, इसलिए गिफ्ट भी वो उसके लिए सबसे बेस्ट ही चाहते थे। अंकिता जी ने प्रखर को ही नियति के लिए डायमंड रिंग लाने के लिए बोल दिया, क्योंकि प्रखर को नियति की उंगली का मेजर पता होगा। ये सब देखकर सारिका गुस्से से तिलमिला रही थी। आज उसे सबसे ज्यादा जलन हो रही थी। पहले तो उसे इतनी जलन नहीं होती थी। वो नियति के साथ एक फेयर कंपटीशन करना चाहती थी, पर अब उसे पता चला कि नियति के साथ वो कम्पीट ही नहीं कर सकती है। नियति की हर एक आइडेंटिटी आउटस्टैंडिंग थी, उसकी हर अचीवमेंट टॉप पर थी। वो भी इतनी बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल थी। आज तक वो खुद को सुपीरियर मानती थी, पर आज नियति के आगे उसकी सारी अचीवमेंट बेकार लग रही थी। उसकी जैसी ना जाने कितनी बड़ी एक्ट्रेस वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी में साइन एक्ट्रेस बनने के लिए पागल है। वो कैसे नियति के साथ कम्पीट कर सकती है? अंकिता जी सुमित्रा जी को देखकर बोली, माँ क्या हम व्हाइट इटर्नल डायमंड क्राउन को आज नियति को गिफ्ट करें? सुमित्रा जी ने सोचा और बोली, हाँ ये सही रहेगा, ये घर की बड़ी बहू को ही दिया जाना चाहिए। ये शादी के वक्त दिया जाता है, पर प्रखर तो अभी कोर्ट मैरिज करने वाला है, इसलिए हम आज सगाई में अपनी बहू को ये क्राउन देंगे। उनकी बात सुनकर सारिका हैरान हो गई। ये क्राउन पीढ़ियों से रायजादा फैमिली में चली आ रही थी, क्योंकि रायजादा खानदान में सुमित्रा जी की दादी सास एक क्वीन थी
और उन्होंने सुमित्रा जी की सास को ये क्राउन दिया था और तब से ये घर की बड़ी बहू को दिया जाता था। इस बारे में लगभग सब जानते थे। इस क्राउन में 9 छोटे हीरे जड़े हुए थे और बीबी में सबसे बड़ा एक एटर्नल पिंक डायमंड था और इस वक्त इसकी कीमत कम से कम 300 करोड़ थी। सुमित्रा जी की सास ने उन्हें ये दिया था क्योंकि सुमित्रा जी उनकी बड़ी बहू थी और सुमित्रा जी ने इसे अपनी बड़ी बहू मतलब अंकिता जी को दिया था। क्योंकि ये एटर्नल क्राउन 150 से भी ज़्यादा साल पुराना था, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। सारिका को यकीन नहीं हो रहा था कि शादी से पहले ये एटर्नल क्राउन नियति को दे दिया जाएगा। उसने तो इस क्राउन को देखा भी नहीं था ठीक से। उस क्राउन को सिर्फ इस घर की बड़ी बहू को छूने का हक था। उसने एक बार ही अंकिता जी को उस क्राउन को निकालने देखा था जब सबके पास न्यूज आई थी कि प्रखर ने शादी कर लिया है। तब अंकिता जी ने उस क्राउन को निकाला था, पर प्रखर कभी उस लड़की को लेकर आया ही नहीं, तो अंकिता जी ने उसे रख दिया। सारिका को उम्मीद थी कि एक दिन ये क्राउन उसकी होगी, पर आज ये क्राउन किसी और का होने वाला था, जिस वजह से सारिका की दिल में जो दर्द था, जो जलन शुरू हो रही थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि सुप्रिया जी उसकी मोम भी खुश थी, जो पहले उसकी सपोर्ट में थी। वो भी चाहती थी कि सारिका की शादी प्रखर के साथ हो जाए, पर अब सुप्रिया जी भी इतना खुश थी क्योंकि नियति के साथ प्रखर की शादी होने वाली थी। तभी प्राची बोली, हाँ, ये क्राउन तो सिर्फ मेरी भावी नियति ही डिजर्व करती है। प्राची ये सारिका को दिखाकर बोल रही थी। बचपन से सारिका इस घर में थी, पर कभी भी प्राची को सारिका पसंद नहीं आई थी अपने भाई के लिए। जब भी उसकी चाची या में कोई भी उसकी भाई के साथ सारिका की शादी की बात करता, हर बार प्राची गुस्सा हो जाया करती थी। वो सारिका से नफरत नहीं करती थी, पर इतना क्लोज भी नहीं थी। हाँ, वो बच्ची सच में एक्सीलेंट है। इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। दादाजी सिर हिलाकर बोले, तो अजीत जी उनकी बातों से सहमत होते हुए बोले, हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हो। ये अच्छी बात है कि हमें इतनी अच्छी बहू मिल रही है। प्रखर, तुम्हें उस बच्ची को अच्छे से ट्रीट करना होगा, वरना मैं तुम्हें मारकर रायजादा कॉर्पोरेशन से बाहर निकाल दूंगा। प्रखर, जो इस वक्त स्वाभिमान को घूर रहा था, आपने डैड की बात सुनकर बेशर्मी से बोला, मैं भला अपनी जान अपनी बनी को अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करूंगा? आपको मेरी बीवी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। आप तो अब मोम से प्यार नहीं करते हो। आपको मोम पर ध्यान देना चाहिए। मैंने सुना था आप मिस रेचल से मिले थे। मोम, अपने पति को बांध कर रखिए। उसकी बात सुनकर अंकिता जी ने घूरकर अजीत जी को देखा। अजीत जी ने गुस्से से प्रखर को घूरा और अंकिता जी की तरफ देखकर हंसते हुए बोले, अरे मेरी डार्लिंग बीबी, ये लड़का झूठ बोल रहा है। क्या तुम भी इस पर भरोसा करके मुझ पर गुस्सा कर रही हो? मैं तो वहाँ एक मीटिंग के लिए गया था, शायद वो भी किसी मीटिंग में आई थी और गलती से हम दोनों टकरा गए थे। मैंने तो उससे बात भी नहीं किया। सच कह रहा हूँ डार्लिंग, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर ये झूठ हुआ तो आप एक हफ्ते तक रूम से बाहर ही रहना। अंकिता जी गुस्से से बोली। रेचल उनके साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। अजीत जी और अंकिता जी भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से कॉलेज टाइम में ही प्यार हो गया था और रेचल भी दिल ही दिल में अजीत जी से प्यार करती थी। पर जब उसे पता चला अजीत और अंकिता दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब उन्होंने बहुत ड्रामा किया था। वो अजीत जी को पाना चाहती थी, पर अजीत जी और अंकिता जी ने शादी कर लिया। उसके बाद रेचल उनकी लाइफ से दूर हो गई। रेचल की फैमिली का भी रिश्ता रायजादा फैमिली और अंकिता जी की मायके वालों से खराब हो गया, क्योंकि रेचल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसके बाद रेचल ने अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल लिया और टीन एज का प्यार समझकर सब उस मैटर को भूल गए। पर अंकिता जी को लगता था रेचल ने अजीत जी की प्यार की वजह से ही शादी नहीं किया है, इसलिए वो हमेशा अजीत जी को रेचल से कोसों दूर रहने को बोलती थी। देखते देखते ही शाम का वक्त हो गया था। शेखावत मेंशन में धीरे धीरे सारे मेहमान आ चुके थे। रूही और नेहा भी अच्छे से तैयार होकर आए थे और अपने दोस्तों के साथ खड़े थे। रूही ने एक डीप नेक का पिंक गाउन पहना हुआ था, जिसमें थाई से कट था और अपने चेहरे के निशान को छुपाने के लिए ढेर सारा मेकअप किया था, जिस वजह से वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नेहा ने भी एक ब्लू कॉलर का डिप नेक गाउन पहना हुआ था और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किया था, जिस वजह से वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी।
वो अपने दोस्तों से घिरे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे ये पार्टी नियति के लिए नहीं बल्कि रूही के लिए रखी गई हो। जब रायजादा फैमिली के लोग नियति के लॉयर रिश्ता लेकर आए थे, रूही को गलतफहमी हो गई थी कि वो उसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। उसने अपने दोस्तों के ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि रायजादा फैमिली के लोग रिश्ता लेकर आए हैं आज। और इस वक्त उन सबको यही लग रहा था कि शायद उसी बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए पार्टी रखी गई है। और रूही को भी उन सबको मैसेज करना याद नहीं था। वही राज बहुत दुखी लग रहा था, उसकी आंखों में नमी आ गई थी, क्योंकि उसने भी उस मैसेज को देखा था। क्या उसकी रूही किसी और की हो जाएगी? राज को बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी वो रूही की खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ आया था। अक्षय का हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ था। डॉक्टर ने कहा था शायद वो आगे कभी उस हाथ को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो बस खाने के लिए और कुछ छोटे काम के लिए ही उस हाथ को इस्तेमाल कर सकता था। प्रदीप जाकर राज के पास खड़ा ही गया और बोला, बस कर राज, अब तुझे रूही को भूल जाना चाहिए। राज ने बस सिर हिला दिया पर कुछ नहीं बोला। पर किसी को भूलना जिसे आप प्यार करते हो इतना आसान है क्या? वही पार्टी में बातें हो रही थी कि आखिर ये पार्टी किसकी बर्थडे के लिए रखी गई है। जो लोग पिछली एनिवर्सरी पार्टी में थे सिर्फ वही नियति को जानते थे, क्योंकि विश्वनाथ जी ने उसे अपनी छोटी पोती कहा था। बाकी जो नहीं आए थे वो बर्थडे कार्ड पर नियति शेखावत नाम देखकर थोड़े कंफ्यूज थे। मिताली रूही की तारीफ करते हुए खुशी से बोली, रूही आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तो जीजू तुम्हें देखकर पक्का पागल हो जाएंगे। टीना हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या, हमारी रूही है ही खास, वरना क्या मिस्टर रायजादा उसे पसंद करते? उनकी बात सुनकर रूही का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब क्या सोच रहे हैं? अब उसे याद आया उसने तो इन्हें कुछ क्लियर ही नहीं किया है। तुम सब गलत समझ रहे हो, इस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रूही इतना बोली ही थी तभी पार्टी में शोर होने लगा। भारद्वाज फैमिली के लोग पार्टी में आ गए थे और सारे मेहमान उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि आज तक भारद्वाज फैमिली के लोग ऐसे किसी पार्टी को अटेंड नहीं करते थे। उन्हें बस बिजनेस मीटिंग और बिजनेस पार्टीज में ही कभी कभी देखा जाता था, और आज वो सब बस एक बर्थडे पार्टी में आ गए हैं। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। पार्टी में सारे मेहमान उनसे बात करने के लिए उनकी तरफ चले गए। खास करके बड़े बिजनेसमैन अपनी अपनी बेटियों को लेकर आए थे। पहले तो वो उन्हें शेखावत फैमिली की दोनों बेटों में से किसी एक के साथ शादी करवाना चाहते थे। अब जब भारद्वाज फैमिली के लोग यहाँ थे तो वो सब अपनी बेटी को उनके घर के तीनों बेटे के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। क्या पता उनकी बेटी भारद्वाज फैमिली के 3 बेटों में से किसी एक बेटे को पसंद आ जाए। रीमा हैरानी से रूही से बोली, क्या तुम्हारे डैड ने भारद्वाज फैमिली को भी बुलाया था? हाँ, ये लोग तो किसी भी बड़ी पार्टी में भी नहीं जाते हैं, स्वाति बोली। वो मेरी मोम की फैमिली है, मोम भारद्वाज फैमिली की बेटी है, रूही धीरे से बोली। उसकी बात सुनकर सब शॉक हो गए। ये बात तुमने पहले क्यों बताई रूही? भारद्वाज फैमिली तो रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली और बाकी बड़ी फैमिली के बराबर है। भले ही उनके पास इतना पैसा ना हो जितना रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली के पास है, पर गवर्नमेंट से लेकर मिनिस्ट्री तक उनके हाथ में है। पूरे पार्टी हॉल में इसी बारे में बात हो रही थी। रूही तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे ननिहाल के लोग इतने पावरफुल हैं, टीना बोली। हाँ रूही तो अब उनकी प्रिंसेस बन जाएगी, पूजा हंसते हुए बोली। क्या तुम मिस्टर प्रमित या अरमान में से किसी का नंबर दे सकती हो प्लीज? स्वाति बोली। उसकी फैमिली बैकग्राउंड आपने दोस्तों की तरह इतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसे आपने लिए पहले ही स्टैंड लेना होगा और एक अच्छे लड़के के साथ रिलेशन में आना होगा। पहले तो वो अर्जित के बारे में सोच रही थी, पर अब भारद्वाज फैमिली के बेटों को देखकर उसे लगा अगर इनमें से कोई उसे मिल जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। प्रमित, अरहान और अरमान तीनों एक से बढ़कर एक लग रहे थे। लड़कियां माखियों की तरह उनके आसपास भिन भिना रही थी। वही स्वाति और अपनी दोस्तों की बात सुनकर रूही का मुंह उतर गया। जो लोग उसे देखना तक पसंद नहीं करते हैं वो भला उसे नंबर क्यों देंगे, वो भी अपने दोस्तों के लिए। तभी फिर से पार्टी में हलचल शुरू हो गई। सबने गेट की तरफ देखा तो इस वक्त रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली के लोग साथ में अंदर आ रहे थे। उन्हें देखकर तो लोग ऐसे और भी पागल हो गए। आज यहाँ क्या हो रहा है? एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। पहले भारद्वाज फैमिली और अब रायजादा और मित्तल फैमिली।
ये दोनों टॉप में रहने वाली फैमिली भी आज पार्टी अटेंड करने के लिए आए हैं। आखिर आज इस पार्टी में ऐसा भी क्या खास होने वाला है? वही जो लोग भारद्वाज फैमिली में सबके पीछे पड़े हुए थे, उनके से आधे लोग रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली के पास चले गए। तो जगजीत दादाजी ने राहत की सांस ली, वरना उन्हें तो लगा था आज ये सब लोग उनके तीनों पोते की शादी यही अपने पोतियों या बेटी के साथ तय करके ही जाएंगे। मिस्टर ओल्ड रायजादा, मिसेस रायजादा, आप भी आज इस पार्टी में आए हैं। हमें तो लगा था आप कभी ऐसी पार्टी में नहीं आते हैं। शायद हमने ही आपको प्रॉपर तरीके से इनवाइट नहीं किया था। आगे हम प्रॉपर तरीके से आपको जरूर इनवाइट करेंगे। ये मेरी बेटी है। जाओ बेटा, मिस्टर ओल्ड रायजादा और बाकी सबको ग्रिट करो, एक बिजनेसमैन चापलूसी करते हुए बोला। उसकी तरह बाकी के बिजनेसमैन भी अपनी बेटियों को इंट्रोड्यूस करवाने लगे। लड़कियां तो प्रखर की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और पावरफुल अपीयरेंस पर फिदा हुए जा रही थी। भले ही प्रखर ने अभी भी मास्क पहन रखा था, फिर भी वो बहुत हैंडसम था। ये बात लड़कियां समझ पा रही थी। मित्तल फैमिली में भी सब पार्टी में आए थे। रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली के बीच सालों से दोस्ती थी। मालती जी भी सुमित्रा जी की रिलेटिव थी। प्राची ने राशि और रुचिका को अभी भी नहीं बताया था कि नियति ही उनकी भाभी बनने वाली है। वो चाहती थी जैसे वो सरप्राइज हुई थी, वैसे ही ये सब भी सरप्राइज और शौक हो जाए। तभी राजनाथ जी और सुमित्रा जी विश्वनाथ जी और पार्वती जी से मिले। फिर आसपास उमड़ रही भीड़ को देखते हुए राजनाथ जी हंसते हुए बोले, मैं बस यहाँ अपने पोते प्रखर की सगाई के लिए आया हूँ। विश्वनाथ जी रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली को अपने साथ जाते हुए बोले, आप सब थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आप सबको सब पता चल जाएगा। तभी मिताली हंसते हुए बोली, रूही जाओ ना, जीजू आ गए हैं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। उसकी आवाज बहुत तेज थी, इस वजह से आसपास खड़े लोगों को उसकी आवाज सुनाई दे गई और वो सब हैरानी से रूही को देखने लगे। क्या अभी जो ओल्ड मिस्टर रायजादा ने कहा वो सच था? क्या वो सच में प्रखर रायजादा की सगाई रूही शेखावत से करने जा रहे हैं? धीरे धीरे उन लोगों से प्यार पार्टी वेन्यू पर ये बात फैल गई। वही रूही को बेइज्जती महसूस हो रहा था। अभी तो सब उसकी तरफ जलन और तारीफ भरी नजरों से देख रहे हैं। जब सच सामने आएगा तो यही सब लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे। ये सोचकर रूही ने सब कुछ क्लियर करना चाहा। मिताली, तुम गलत समझ रही हो, ये सगाई मेरे साथ नहीं है, रूही रोते हुए बोली। वो गुस्से में थी, अंदर से प्रखर कितना हैंडसम है उसे पता था। वो भी बहुत गुस्से में थी कि प्रखर ने उसे नहीं नियति को चूज किया, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो मिताली और उसकी बाकी सभी दोस्त हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? रीमा से मिस रायजादा तो कहा था ना, तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, तो ये सगाई तुम्हारे साथ नहीं तो किसके साथ होने वाली है? टीना हैरानी से बोली। बाकी सब भी रूही से यही जानना चाहते थे। तभी पार्टी हॉल में डे से सब कुछ थम गया। रूही और उसकी दोस्तों ने भी उस तरफ देखा, तो वो सब भी बस देखते रह गए। पार्टी हॉल में हर कोई उसी तरफ देख रहा था जहां से नियति आ रही थी। जिन लोगों ने नियति को पहले नहीं देखा था, वो मुंह खोले नियति को देख रहे थे, और जो लोग पहले भी उसे देख चुके थे, वो भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे नियति को वो कितना भी देख ले, उन्हें हर बार वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। नियति ने इस वक्त एक वाइन कॉलर की साड़ी पहना हुआ था। उसने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था, जिसकी कुछ लटें उसकी चेहरे पर आ रही थी। आंखों में हल्का सा काजल और होंठों पर रेड लिपस्टिक। वो इस वक्त स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी सीधा स्वर्ग से उतर आए हो। सब नियति को देखकर जैसे उसकी खूबसूरती में खो गए थे। वाह, क्या ये शेखावत फैमिली की छोटी बेटी है? ये तो पिछली बार से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हाँ, ये तो शेखावत फैमिली में जो दो बेटी है, रूही शेखावत और नेहा, इन दोनों से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। हाँ सही कहा, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखा है। हाँ सही कहा, ये दोनों रूही नेहा तो इस लड़की के सामने कुछ नहीं है। मुझे तो लगता था रूही काफी खूबसूरत है, पर इस लड़की को देखकर मैंने डेफिनेशन ही बदल दिया। मुझे सच में इसे प्रपोज करना है, ये मेरी क्रश है अब से। ऐसे ही पार्टी में फिर से नियति के बारे में बातें होने लगी। रूही को तो इस वक्त और भी गुस्सा और जलन हो रहा था। क्यों ये लड़की आते ही उसने उसकी लाइमलाइट को चुरा लिया। वही प्रखर जो नियति को देख एक पल के लिए ठहर गया था। कियान के हिलाने से वो होश में आया।
डैड जाए ना, मम्मी को फिल्म स्टाइल में लेकर आइए। उसकी बात सुनकर प्रखर होश में आया और जल्दी से आगे गया। नियति के साथ उसके तीनों भाई जय, आकाश और आदित्य भी चल रहे थे, बिल्कुल किसी प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड की तरह। प्रखर को देख नियति की होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई, पर उसने जल्दी से अपनी स्माइल को छुपा लिया। प्रखर ने जल्दी से नियति के सामने अपना हाथ आगे कर दिया। नियति ने भी प्रखर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और सीढ़ियों से नीचे आने लगी। तीनों भाई उसके पीछे हो गए। वहीं हॉल में सब हैरान रह गए। हो क्या रहा है? क्या प्रखर रायजादा की शादी शेखावत फैमिली की बड़ी बेटी रूही शेखावत से नहीं होने वाली है? तो प्रखर रायजादा को क्या अपनी होने वाली मंगेतर रूही के पास नहीं जाना चाहिए था? तो वो उसकी छोटी बहन के पास क्यों जा रहा है? और उसने उसकी हाथ को पकड़ लिया है, जैसे वो ही उसकी मंगेतर हो क्या रहा है? पार्टी में सब इस तरह से बात करने लगे क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था कि रूह नहीं बल्कि नियति की सगाई है। मिस्टर शेखावत, ये मिस्टर रायजादा क्या कर रहे हैं? क्या उनकी सगाई आपकी बड़ी बेटी रूही शेखावत से नहीं होने वाली है? उनकी बात सुनकर बाकी सब भी विपुल जी और सीखा जी की तरफ देखने लगे। विपुल जी ना में सिर हिलाकर बोले, आज ये सगाई रूही की नहीं, मेरी छोटी बेटी नियति के साथ है। जब प्रखर नियति को लेकर सबके सामने नीचे आया, कियान जाकर उसकी पैरों से लिपट गया। वहीं नियति को देखकर तो यश, अगम, राशि, रुचिका चारों हैरान थे। अगम हैरानी से बोला, ये क्या है? क्या मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड की सगाई प्रखर भाई के साथ होने वाली है? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। यश को भी थोड़ा बुरा लगा था, पर उसे नियति के लिए ज्यादा डीप फीलिंग्स नहीं था, इसलिए उसने खुद को संभाल लिया। राशि और रुचिका दोनों जल्दी से प्रखर और नियति की तरफ बढ़ गए। तभी नियति के सभी भाई दादा दादी के साथ स्टेज पर चले गए। दादाजी को जय ने माइक दे दिया तो विश्वनाथ जी सबकी तरफ देखकर बोले, आप सबको धन्यवाद आज यहाँ मेरी पोती की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। आज हम अपनी पोती नियति शेखावत की बर्थडे के साथ साथ उसकी सगाई भी करने वाले हैं, रायजादा फैमिली के बेटे प्रखर रायजादा के साथ। तभी राजनाथ जी स्टेज पर आए और माइक लेकर बोले, आज मेरे पोता प्रखर और नियति की सगाई होने वाली है। आप सब हमारी खुशी में शामिल हुए, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। वहीं वहां पार्टी वेन्यू में खड़ा हर इंसान हैरान था। रूही की दोस्त हैरानी से रूही को देख रहे थे जिसकी आंखों आंसू थे। वहीं जो लोग अपनी बेटियों की शादी प्रखर रायजादा से करवाना चाहते थे वो भी हैरान थे। उन सब का तो मुंह ही उतर गया था पूरी तरह से। अगर उनकी बेटी की शादी प्रखर रायजादा से हो जाती तो वो दुनिया की टॉप पर पहुंच जाते, पर अब तो मिस्टर रायजादा की सगाई मिस नियति शेखावत से हो रही है। और नियति की खूबसूरती देखकर तो वो ये भी जानते थे उनकी बेटियां और पोतियां नियति के साथ कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते हैं। मिताली रूही की तरफ देखकर हैरानी से बोली, रूही यह क्या हो रहा है? क्या मिस्टर रायजादा के साथ तुम्हारी सगाई नहीं होनी चाहिए थी? तो फिर यह सगाई नियति के साथ क्यों हो रही है? हाँ रूही, तुम तो मिस्टर रायजादा को पसंद भी करती हो ना? टीना भी हैरानी से बोली। स्वाति रीमा की तरह देखते हुए बोली, रीमा क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई थी? क्या तुमने नहीं कहा था कि रायजादा फैमिली के लोग रूही के लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं? रूही तो अपनी सिर झुकाकर सुबकते हुए रोने लगी। वही राज ने जब प्रखर के साथ नियति शेखावत की सगाई की बात सुना तो उसे दिल ही दिल में खुशी हुई, पर वो रूही को इस तरह से रोते हुए भी नहीं देख सकता था। वही अगम, रुचिका, राशि, प्राची और स्वाभिमान सबने नियति और प्रखर को घेरा हुआ था। वहीं नियति को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी मिलते देखकर सारिका जलन से अंदर ही अंदर दर्द में थी। वो नियति और प्रखर को साथ में बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। आप सब मेरी मम्मी से दूर क्यों नहीं रहते हो? बार बार मेरी मम्मी से सवाल पूछना क्या जरूरी है? कियान सबको घूरते हुए बोला। सब बस प्रखर और नियति की लव स्टोरी के बारे में पूछ रहे थे, जिस वजह से कियान बहुत चिढ़ गया था। उसे अपने डैड को तरह कभी भीड़ भाड़ पसंद नहीं था। अरे छोटे डेविल, यहाँ मेरा दिल टूटा हुआ है और तुम मुझे सवाल पूछने से मना कर रहे हो। मैंने तो सपना देख रखा था कि मैं मिस नियति को गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। अगम रोते हुए बोला, फिर आपने आंखों से ना दिखने वाले आंसू को साफ करने लगा। और मान, तू भी तो मेरे साथ फेयर कंपटीशन करके गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। अगम स्वाभिमान को देखते हुए बोला, यहाँ तक कि मैंने तो शादी के सपने भी सजा किया था, पर मुझे क्या पता था हमारे प्रखर भाई ने तो मिस नियति को हमारी भाभी बना लिया है।
मुझे रोना आ रहा है। उसकी नौटंकी को देखकर स्वाभिमान सिर हिलाकर मन ही मन बोला, भाई के सामने ही भाभी को गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा है। ये पक्का मरना चाहता है, छोड़ो मुझे क्या। उसे आज की बात याद आ गया तो उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसके भाई ने 2 महीने के लिए उसकी पॉकेट मनी बंद कर दिया था। और तो और यहाँ से जाकर उसने पूरे विला एरिया की 10 राउंड लगाया था। और उसकी पनिशमेंट को बढ़ाने के लिए छोटे डेविल कियान ने आज सारा बर्तन उसे साफ करने के लिए बोला। और उसने अपने लिए भी दोपहर का खाना खुद ही बनाया था, जिस वजह से अभी भी उसका पैर दुख रहा था और हाथ भी दर्द कर रहा था। अब वो चाहता था अगम को भी वही पनिशमेंट मिले। प्रखर ने गुस्से से यश को देखा और बोला, इसकी पॉकेट मनी भी 2 महीने के लिए बंद करवा दो और कल सुबह 6 बजे तुम मेंशन आ जाना। प्रखर की बात सुनकर अगम की माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। क्या उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया जो अब प्रखर भाई उसे पनिशमेंट देने वाले हैं? और आज से तुम मेरी बनी को भाभी बुलाओगे, मिस नियति नहीं। प्रखर अगम को घूरते हुए बोला। मैं समझ गया प्रखर भाई, मैं नियति भाभी को आज से भाभी बुलाऊंगा। अगम डरते हुए बोला। वह इसी वक्त प्रखर की नजरों से दूर भाग जाना चाहता था। तभी कियान घमंड से बोला, आपको मेरी मम्मी और डैड की लव स्टोरी जाननी थी ना? तो मैं आपको बता दूं कि मम्मी और डैड की लव स्टोरी मेरी वजह से शुरू हुई। उसकी बात सुनकर सबने मुंह बना लिया। किसी को भी किया की बातों पर भरोसा नहीं था। वहीं नियति को हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए बोली, ये सच है, ये मेरे प्यारे कियान की वजह से ही था। नियति की बात सुनकर सब हैरान थे और थोड़ा डाउट में भी। कियान ने उन सब को नजरअंदाज कर दिया। उसने तो सच ही बोला था। जिसे भरोसा करना है वो करे, वरना भाड़ में जाए। वो अपनी मम्मी की हाथ पकड़कर चुपचाप खड़ा हो गया और बातें करने लगा। वहीं नियति के सभी भाई ने भी सबको एंजॉय करने के लिए बोला और कुछ और मजेदार बात कहकर स्टेज से उतरकर उनकी प्रिंसेस के पास जाने लगे। सभी भाई जो स्टेज से उतरकर नियति की तरफ ही जा रहे थे, तभी उनकी कानों में रूही की एक दोस्त पूजा की आवाज पड़ी। रूही तुम रो मत यार, मुझे पता है जरूर रायजादा फैमिली ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा होगा और ये लड़की नियति, इसने ही जिद की होगी सगाई के लिए। रूही की दोस्तों की बात सुनकर वो सब रुक गए। सभी भाइयों की आंखें गुस्से से लाल हो गई। रूही और उसकी दोस्तों ने ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे कौन है। वहीं रूही भी रोते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, नियति के खिलाफ कुछ मत बोलो वरना सब उसे गलत समझ लेंगे। रूही ने बड़ी चालाकी से बात को टाल दिया, पर उसने उसकी बात को नहीं नकारा। वो इनडायरेक्ट तरीके से यही कह रही थी कि नियति ने उसकी रिश्ते को छीन लिया, वरना वो इस वक्त प्रखर रायजादा से सगाई करती। मुझे पता था इस घटिया लड़की ने ही जिद करके रायजादा फैमिली के तुम्हारे लिए आए रिश्ते को तोड़ दिया होगा। टीना गुस्से से बोली। स्वाति बोली, रूही तुम बहुत सॉफ्ट हो रही हो, वो लड़की इस लायक नहीं है। तुम इतनी सॉफ्ट हो इसलिए उसने तुम्हारी मंगेतर को छीन लिया। तभी आदित्य हंसते हुए बोला, यहाँ कौन सा जोक चल रहा है? रायजादा फैमिली ने कब कहा कि वो इस लड़की के लिए रिश्ता भेज रहे हैं? उसकी आवाज सुनकर रूही डर गई, नेहा भी थोड़ा डर गई। सब पीछे मुड़ गए तो उन्हें 6 भाई दिखाई दिए जो इस वक्त गुस्से में लग रहे थे। क्या ऐसा नहीं है? क्या ये रिश्ता रूही के लिए नहीं आया था? फिर नियति के साथ कैसे तय हो गया? स्वाति धीरे से बोली। अच्छा, अभी पता लग जाएगा रिश्ता किसके लिए तय हुआ था। आदित्य बोला तो रूही डर गई और रोती हुई आवाज में बोली, भाई आप चिंता मत कीजिए, मैंने इन लोगों को समझा दिया है, वो नियति के बारे में अब कुछ नहीं बोलेंगे। अरहान उसे देखकर गुस्से से बोला कि सच सामने भी तो आना चाहिए ना। तुम घटिया बदमाश लड़की यहाँ भी मेरी प्रिंसेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। अरमान भी गुस्से से बोला, इस लड़की का तो यही काम है, बस झूठ बोलना आता है इसे। प्रमित सबको ठंडी नज़र से देखते हुए टीना को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने मेरी प्रिंसेस को घटिया लड़की? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमारी प्रिंसेस को घटिया कहो? ये लड़की किस फैमिली से बिलोंग है? प्रमित ने गुस्से से पूछा। जय आगे आकर बोला, ये दास फैमिली की बेटी है, जसवंत दास जी की बेकार बेटी। लगता है तुम पिछली बार की सबक भूल चुकी हो। जय की बात सुनकर टीना बहुत डर गई। उसकी मोम डैड ने उसे पिछली बार बहुत सुनाया था। इस बार अगर उनको पता चला कि उसने फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया है, तब वो उसकी जान ले लेंगे। और तो और नियति के साथ नाइट क्वीन भी रहती थी, क्या कोई उससे पंगा ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वहीं रूही भी डर के मारे यहाँ से भागना चाहती थी।
उसने तो बस अपनी दोस्तों के सामने अपनी इमेज को बचाने की कोशिश की थी। ओह, तो दाश फैमिली को बर्बाद कर देना चाहिए ताकि उनकी बेटी आगे ऐसी पार्टी में ना आ सके और मेरी बहन के बारे में कुछ गलत ना बोल सके। उसकी बात सुनकर टीना डर गई। ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मिस्टर भारद्वाज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि जो रिश्ता रूही के लिए आया था अब वो नियति की है। क्या इससे रूही को दुख नहीं होगा? आप तो रूही के भाई हो ना। मैं रूही की दोस्त हूँ, आप ऐसा कैसे कर है मेरी फैमिली के साथ? रूही, तुम अपने भाई को क्यों नहीं समझाती हो? अब तो रूही को और डर लग रहा था। उसने तो ये क्लियर ही नहीं किया था अब तक कि भारद्वाज फैमिली उसे कुछ नहीं मानती है। वो तो अपनी रोने की ड्रामे में इतना खो गई थी कि उसे याद नहीं रहा और वो बताना भी नहीं चाहती थी, पर उसे क्या पता था ये सब इस तरह से सामने आ जाएगा। अरमान हंसते हुए बोला, भाई, किसकी? इस मनहूस मेकअप से पुती डायन जैसी शकल वाली लड़की की। क्या भाई, आपने बताया नहीं कि ये आपकी बहन कब बन गई? प्रमित गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कह दिया कि ये घटिया लड़की मेरी बहन है? मेरी सिर्फ एक ही बहन है और वो है नियति। भारद्वाज फैमिली की सिर्फ एक ही प्रिंसेस है, वो है नियति शेखावत। ये लड़की है क्यों? इसकी औकात है जो ये मेरी बहन बन सके? रूहीजा भाई कहने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने ये सब चिल्ला कर बोला। रूही और उसके सभी दोस्त तो डर कर पीछे हो गए। राज आकर रूही के पास खड़ा हो गया और बोला, पर आप तो मिसेस शेखावत के मायके वाले हैं ना, तो रूही आपकी बहन नहीं है, ऐसा क्यों? रूही का रोना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी बात सुनकर अरहान बोला, हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुम्हारी प्यारी दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे दादा, दादी, मोम, डैड, चाचा, चाची कोई भी मिसेस शेखावत को अपने घर का हिस्सा नहीं मानता है? और ये तो हमारी सो कॉल्ड बुआ की सौतेली बेटी है। इस लड़की के साथ तो फिर भी हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, तो हम इसे अपनी बहन क्यों मानेंगे? हमारी एक ही बहन है नियति। क्या अब तुम्हें समझ में आया बेवकूफ? अरहान की बात सुनकर राज थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसे तो इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। रूही को इस वक्त अपनी बेइज्जती महसूस हो रहा था। वहीं रूही की बाकी सभी दोस्त रूही को हैरानी से देख रहे थे। जब वो रूही को भारद्वाज फैमिली के बारे में बोल रहे थे तब रूही ने उन्हें ये सच क्यों नहीं बताया? वहां शोर सुनकर बाकी सब भी वहां आ गए थे। आदित्य ने नियति को बुलाया था, इसलिए रायजादा फैमिली और शेखावत फैमिली और भारद्वाज फैमिली के सब लोग भी वहां उनके पास आ गए थे। विपुल जी और सीखा जी की भौहें सिकुड़ गई। यहाँ हो क्या रहा है और रूही क्यों यहाँ रो रही है? अमृत, अर्जित रूही के पास आ गए। क्या हुआ है बच्चा? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ। अमृत और अर्जित दोनों ने रूही को संभालते हुए बोला। रूही जल्दी से अमृत के गले से लग गई। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था। जय हंसते हुए बोला, वाह, अब जब सच सामने आने वाला है तो इसे डर लग रहा है। तुम्हें बस रोना ही आता है क्या? जय, बिहेव योरसेल्फ। नीरज जी बोले, वो नहीं चाहते थे यहाँ पार्टी में कोई तमाशा हो। जय ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो विपुल जी ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है और रूही क्यों रो रही है? ओहो, आपकी बेटी के दोस्त कह रहे हैं कि मेरी लिटिल सिस्टर ने रूही की मंगेतर को छीन लिया है और ये जो सगाई है वो रूही और प्रखर के बीच होनी चाहिए थी और ये लड़की उन्हें सपोर्ट कर रही है पर सच नहीं बता रही है। जय गुस्से से बोला। जय की बात सुनकर सब रूही की तरफ देखने लगे तो रूही जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैंने सबको रोका था, मैंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। जय भाई, क्या आप मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए झूठ बोल रहे हो? उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और बोली, क्या मैंने नहीं कहा था नियति के बारे में गलत मत बोलो? रूही के पांचों लड़कियां दोस्त हैरान हो गए। उन्होंने सोचा तो रूही ने सच में नियति के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। उसने उन्हें सच नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो नियति के बारे में गलत ना बोले वरना सब उसे गलत समझ लेंगे। तो क्या अब वो ही इस कीचड़ में फंस जाएंगे और रूही निकल जाएगी? मिताली माफी मांगने वाली पहली लड़की थी। सॉरी, रीमा ने कहा था रूही के लिए रायजादा फैमिली के लोग रिश्ता लेकर जाने वाले हैं, इसलिए हमें लगा रूही के लिए आया रिश्ता नियति ने तोड़ दिया और जिद करके मिस्टर रायजादा से शादी करना चाहती है। और तुम्हें ये ख्याली पुलाव कहाँ से पकाने को मिले? आई मीन, जरा इस लड़की को देखो, इस जैसी चिप और मेकअप के नाम पर 2.5 किलो एशियन पेंट लगाने वाली लड़की को मेरे भाई क्यों शादी के लिए चूज करेंगे? स्वाभिमान मुंह बनाकर बोला।
तो सारे मेहमान रूही को देखकर हंसने लगे। रूही को इस वक्त बहुत ज्यादा इंसल्टिंग महसूस हो रहा था। राजनाथ जी आपने दमदार आवाज में बोले, मेरी होने वाली पोते बहू के खिलाफ जो भी ऐसी गलत अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, उसे रायजादा फैमिली का सामना करना होगा। मेरे पोते ने हमेशा से नियति बच्ची को ही पसंद किया है। उनकी बात सुनने के बाद तो अब किसी को भी शक नहीं था कि ये सच में झूठी अफवाह है जो रूही की दोस्तों ने फैलाया है। वही रीमा तो हैरान थी। वो प्राची की तरफ देखकर बोली, मिस रायजादा, क्या आप कॉलेज में रूही को उसे देखने के लिए नहीं ढूंढ रही थी? क्या आपने नहीं कहा था कि आपकी फैमिली शेखावत मेंशन में रिश्ता लेकर आने वाले हैं? उसने राशि की तरफ देखकर कहा जो वहीं खड़ी थी। उसकी बात सुनकर प्राची मुंह बनाकर बोली, ओह हेलो मिस बेवकूफ, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं मिस रूही को देखने के लिए ढूंढ रही थी? मैं तो उन्हें इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मैं अपनी भाभी की फोटो देखना चाहती थी और मुझे लगा ये भाभी की बड़ी बहन है, इसलिए उनके पास तो भाभी की फोटो होगा ही। मैं बस अपने घरवालों और बाकी सबसे पहले अपनी भाभी को देखने के लिए एक्साइटेड थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये लड़की मेरी भाभी बनने की लायक है? इसमें इतना क्या खास है? दिखने में बस ठीक ठाक है, बाकी तो कोई स्किल या क्वालिटी नहीं दिखाई देती मुझे इस लड़की के अंदर, जो मेरे भाई इसके बारे में सोचेंगे भी। राशि बोली, मैंने तो कभी रूही शेखावत का नाम ही नहीं लिया। मैंने बस रिश्ते की बात कही थी और ये रिश्ता हमारी भावी नियति के लिए था। राशि मुंह बनाकर बोली, ये लोग कौन से पागलखाने से हैं जो हर बात का कुछ अलग ही अंदाजा लगा लेते हैं। वही रीमा तो अब पूरी तरह से शर्मिंदा हो चुकी थी। रूही और उसकी बाकी दोस्तों को भी डर लग रहा था रायजादा फैमिली से। रूही को गुस्सा भी आ रहा था, ये सब कैसे उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। उसने अर्जित की हाथ को कसकर पकड़ लिया। अर्जित रूही की दर्द और गुस्से को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसे भी गुस्सा आ रहा था कैसे ये लोग सबके सामने उसकी प्रिंसेस की बेइज्जती कर सकते हैं। उसकी इमेज क्या रह जाएगी इसके बाद। मिताली, टीना, पूजा, स्वाति और रीमा पांचों ने जल्दी नियति से माफी मांगने लगी। सॉरी नियति, हमें नहीं पता था कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए था। हाँ, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी, रीमा भी जल्दी से बोली। टीना भी आगे आकर बोली, ये सब हमारी गलती है, प्लीज हमारी बकवास पर ध्यान मत देना। तभी प्रमित हंसते हुए बोला, मिस टीना दाश, क्या कुछ देर पहले आपने मेरी बहन को घटिया नहीं कहा? क्या आप पांचों मेरी बहन को मंगेतर चुराने वाली नहीं कह रही थी? आप इतनी आसानी से माफी कैसे मांग सकती हो? उसकी बात सुनकर टीना और बाकी चारों डर गए। टीना की मोम मिंती जी और डैड जासोवन जी जल्दी से आगे आए और टीना को पीछे खींच लिया। टीना की मोम ने टीना की गाल पर थापड़ जड़ दिया और गुस्से से बोली, तुम बिना कुछ सच जाने मिस शेखावत को कैसे कुछ भी कह सकती हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें घटिया कहने की? जसोवंत जी ने भी अपनी बेटी को 2 थापड़ जड़ दिया और प्रमित की तरफ देखकर माफी मांगते हुए बोले, सॉरी, आपको मेरी बेटी की वजह से परेशानी हुई। मुझे इस लड़की को आज घर ले जाकर एक अच्छा सबक सिखाना होगा ताकि ये आसपास गलत अफवाह फैलाना बंद कर दे। तभी जगजीत जी आगे आकर बोले, आपकी बेटी को सच में संस्कार और अनुशासन की जरूरत है। आपको इसे अच्छे से सीखना चाहिए कि किसी से कैसे बात करते हैं और किसी के बारे में अफवाह ना फैलाए जिसे वो डिसरिस्पेक्ट करने के जोखिम नहीं उठा सकती। भले ही मेरी नातिन को इन छोटे मामलों में उलझने की कोई जरूरत महसूस ना हो, पर आपको क्या लगता है क्या भारद्वाज फैमिली अपनी प्रिंसेस के लिए इसको सेटल नहीं कर सकता? रंजन जी भी आगे आकर बोले, हमारी सिर्फ एक ही प्रिंसेस है। अगर आप हमारी बच्ची हमारी नियति को टारगेट करेंगे तो आपको ये भी समझना होगा कि हमारी बच्ची हमारी बॉटम लाइन है। उसे क्रॉस करने की जो भी कोशिश करेगा उसे भारद्वाज फैमिली के बदले का सामना करना होगा। तभी राजनाथ जी भी बोले, नियति बच्ची हमारी होने वाली पोता बहू है। उसकी डिसरिस्पेक्ट को रायजादा फैमिली की डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा। हमें बर्दाश्त नहीं है कि कोई बिना जाने हमारी बहू के खिलाफ अफवाह फैलाए। उनकी बात सुनकर तो टीना के साथ बाकी मिताली, पूजा, स्वाति और रीमा की पेरेंट्स की माथे से भी पसीना बहने लगा। देख क्या रही हो, प्रॉपर तरीके से घुटनों पर बैठकर मिस शेखावत से माफी मांगो। उनकी पेरेंट्स गुस्से से बोले, वो एक साथ दो बड़े परिवार की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। चारों लड़कियों को उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती घुटनों के बल बैठा दिया। मिताली को बहुत बेइज्जत महसूस हो रहा था, वो घुटनों पर नहीं बैठ सकती थी।
यहाँ अर्जित था, वो अपनी इमेज अर्जित के सामने डाउन नहीं कर सकती थी। पर उसकी मोम रेवती जी और डैड सुरेश कपाड़िया ने जबरदस्ती उसे घुटनों पर बैठा दिया। पांचों ने सिर झुकाकर नियति से माफी मांगा। सॉरी नियति, आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, ना ही तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाऊंगी। सबसे पहले मिताली बोली और उठकर दूसरी तरफ भाग गई। वो अर्जित के सामने इस शर्मनाक स्थिति में नहीं रहना चाहती थी। उसे नियति से और ज्यादा नफरत हो गई थी। रूही पर भी उसे गुस्सा आ रहा था। नियति ये सब बस एक मजाक भरी स्माइल लिए देख रही थी और कियान उसकी गोद में था और कंधे पर सिर रखकर अपनी मम्मी के साथ ये सब मजे से एंजॉय कर रहा था। और प्रखर ने नियति की एक हाथ को पकड़ रखा था और उसके दूसरे हाथ में जूस था जो वो पहले नियति को पिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस वहां दर्शक हो। मिताली के बाद बाकी चारों ने भी सिर झुकाकर माफी मांगी। अरमान रूही और नेहा की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, इन दोनों का क्या, इन दोनों को प्रिंसेस से सबसे ज्यादा माफी नहीं मांगनी चाहिए। ये सब रूही की वजह से ही तो था जो ये सब मेरी प्रिंसेस को टारगेट कर रहे थे और उसके बारे में गलत अफवाह फैला रहे थे। ये आराम से उन सब को सपोर्ट कर रही थी। क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इसे भी मेरी प्रिंसेस के आगे घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? जय भी बोला, बिल्कुल इन दोनों को भी माफी मांगनी चाहिए। उसकी बात सुनकर सीखा जी और विपुल जी से अब रहा नहीं गया। पिछली पार्टी में भी रूही की बहुत बेइज्जती हुई थी। उसने घुटनों के बल बैठकर नियति से माफी मांगा था। अगर इस बार भी उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी तो रूही कभी भी किसी और पार्टी को अटेंड करने की हिम्मत नहीं करेगी। अरमान बेटा, ये सही नहीं है। क्या रूही ने नहीं कहा कि उसने सबको मना किया था नियति के बारे में अफवाह फैलाने को? तो इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। तुम उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए कैसे कह सकते हो? नियति की तरह रूही भी तो तुम्हारी छोटी बहन है ना, और नियति रूही तुम्हारी बड़ी बहन है और नेहा भी इस घर की बेटी है। मुझे भरोसा है उन दोनों ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। वो तो रूही की दोस्तों को गलतफहमी हो गई थी ना, सीखा जी ने नियति को देख बोला। उनकी बाइस बातें सुनकर नियति की दिल में ठंडक उतार आई जो उसकी आंखों तक पहुंच गई। सच में ये सीखा और ये फैमिली कभी नहीं सुधर सकती। ये सब बस 2 दिन के लिए नियति को गिल्ट की वजह से प्यार करने लगे, फिर अपनी प्रिंसेस रूही की तरफ हो गए। उसे यकीन था जिस दिन उसने गलती से भी उन्हें माफ कर दिया तो इन सब का गिल्ट एक पल में ही खत्म हो जाएगा। फिर ये सब अपनी प्रिंसेस के लिए फिर से उससे हर फेवर मांगने की कोशिश करेंगे। एक पल के लिए नियति की ठंडी भयानक आंखों को देखकर सीखा जी और विपुल जी दोनों को ठंड लगने लगा। वही रूही जो अपनी मोम को अपनी तरफ से बोलता देख खुश थी, उसे भी नियति का ऑरा बहुत भयानक महसूस हो रहा था। नियति को सब कुछ याद आ रहा था जो नियति ने पहले सहा था। वो ह्यूमिलिएशन, वो गालियां, वो मार, वो बेइज्जती, सब कुछ उसकी आंखों में ठंडक बनकर चमक रही थी। ये बॉडी उसकी थी, इसलिए सब कुछ वो खुद फील कर सकती थी। वो सीखा जी को देखकर ठंडी आवाज में बोली, मिसेस सीखा शेखावत, आप अपनी सौतेली बेटी से कितना प्यार करती हो, है ना? चलिए मान लेते हैं ये रिश्ता आपकी बेटी रूही के लिए आता और रूही की जगह इस वक्त में होती और रूही के बारे में गलत अफवाह फैलाती, तो आप क्या करती है? फिर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, जरूर आप मुझे थापड़ मारती। और आपकी बेटी, ये मिस्टर विपुल शेखावत, आप मिसेस सीखा शेखावत, मिस्टर अमृत, मिस्टर अर्जित और ऑफकोर्स मिस्टर नीरज और मिसेस सरिता, मुझे लगता है आप सब मुझे आसानी से नहीं छोड़ते। आप ये कहकर मेरे पीछे पड़ जाते कि मैंने आपकी प्यारी मनहूस और घटिया प्रिंसेस रूही से उसकी मंगेतर को छीनने की कोशिश की है ना? मैंने सही कहा ना? उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। सीखा जी, विपुल जी और बाकी चारों को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो शायद सच में वही करते जो नियति ने इस वक्त कहा, क्योंकि कुछ भी हो जाए रूही बचपन से उनकी प्रिंसेस थी। वो रूही को बुली होते नहीं देख सकते थे, न ही वो किसी को उसकी मंगेतर को छीनने दे सकते थे। और क्या कहा आपने मिसेस सीखा शेखावत की ये घटिया और मनहूस लड़की मेरी बड़ी बहन है? फिर वो हंसने लगी और हंसते हुए बोली, क्या आप भूल गई हो जो मैंने कहा था? ये लड़की मेरी कोई बहन नहीं है, ये आपके पति मिस्टर शेखावत और उनकी पहली बीबी की मनहूस बेटी है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। और मुझे ऐसी मनहूस लड़की की बहन बनने का कोई भी शौक नहीं है। और मेरे लिए आप सब मर चुके हो। जब मेरी कोई माँ,
बाप नहीं है तो बहन कहाँ से आ गई। उसकी पकड़ प्रखर की हाथ पर कसती जा रही थी। प्रखर नियति की नफरत को इन सब के लिए समझ पा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे नियति की हाथ को सहलाने लगा ताकि नियति थोड़ी शांत हो जाए। वहीं हॉल में सब बातें करने लगे। जो लोग पिछली बार एनिवर्सरी पार्टी में नहीं आए थे उन्हें कुछ नहीं पता था, पर जो आए थे उन्होंने वीडियो देखा था और वो लोग जानते थे कि रूही की झूठ की वजह से मिस्टर एंड मिसेस शेखावत ने नियति को 5 साल की उम्र में ही हॉस्टल में छोड़ दिया था और बाद में वो कभी एक बार उससे मिलने के लिए भी नहीं गए। धीरे धीरे बाकी सबको भी ये बात दूसरों से पता चल रही थी और बातें होने लगी थी, ये लड़की रूही सच में मनहूस है। ये तो अपनी छोटी बहन से भी जलती है और उसने इसे घर से भी बाहर निकाल दिया। ये मिस्टर एंड मिसेस शेखावत, ये दोनों किसे माँ बाप है जो अपनी एक बेटी की बात पर भरोसा करके बिना सच जाने इन लोगों ने छोटी सी बेटी को हॉस्टल में डाल दिया। उसकी बात सुनकर एक और औरत बोली, इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है जब वो बच्ची यही थी तब भी मिस्टर विपुल शेखावत और मिसेस सीखा शेखावत उसे बेटी नहीं मानते थे। उन्होंने तो उस बच्ची को बाहर परेशान किया है। वो किसी भी पार्टी में अपनी छोटी बेटी को नहीं लेकर जाते थे ताकि उनकी बड़ी बेटी को बुरा ना लगे और कई बार तो उसे भूखा भी रहने देते थे अंधेरे कमरे में। मैं अपने एक स्टाफ से सुना था, वो पहले शेखावत मेंशन में काम करती थी। वो ओल्ड मिसेस शेखावत की बहुत करीबी थी, इसलिए नियति बच्ची का ख्याल रखती थी। जो रूही शेखावत को पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया था। पिछली बार पार्टी से घर जाकर मैंने अपनी स्टाफ से ये बात सुना था। जरा सोचो, कोई माँ बाप अपने बच्चों में इतना भेदभाव कैसे कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर उसकी पास खड़ी लेडी बोली, सच में ये तो उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। शायद इसलिए वो अब इन सब से इतनी नफरत करती है। रायजादा फैमिली के लोग भी उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान थे। क्या इन लोगों ने नियति के साथ इतना कुछ गलत किया है? सीखा जी और विपुल जी और दोनों भाई सबकी नज़र महसूस करके शर्म से सिर झुका रहे थे। तभी अरमान बोला, मिसेस शेखावत, आप मेरी बुआ नहीं हैं। क्योंकि दादा दादी ने आपके साथ कब से रिश्ता तोड़ दिया है, तो ये लड़की मेरी बहन कहाँ से हुई? और अगर अभी रिश्ता अच्छा भी होता तो भी मैं इस लड़की को भला क्यों अपनी बहन मानता? ये बस आपकी सौतेली बेटी है। हमारी भारद्वाज फैमिली में तो सिर्फ एक ही प्रिंसेस है, वो मेरी बहन नियति शेखावत है। पार्टी का माहौल बिगड़ता जा रहा था, इसलिए विश्वनाथ जी सख्ती से बोले, रूही और नेहा को माफ़ी मांगने दो। सगाई की टाइम हो गई थी, वो इन पर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। टू बी कंटिन्यूड।